हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे जाने पहचाने मेहमान महेश वर्मा जी, साथ ही साथ तमाम मेहमान भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निकुल पटेल भी हैं और कई अहम मेहमान। सबसे पहले हम महेश वर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं कि अनियमितताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी की तस्वीरें आपने देखी, रिएक्शन चाहेंगे प्लीज। देखिए, ये हार की बौखलाहट है। हार से पहले की जो फड़फड़ाहट होती है वो कहीं इंडी गठबंधन के लोगों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कल राहुल गांधी इसी के तहत जो है कि हार को कहीं छुपाया जा सके, हार की जो बदनामी है बिहार में, उसको लेकर उन्होंने एक ड्रामा किया और उस ड्रामे के माध्यम से उस ड्रामा का एक छोटा सा टेलर जो है अब कहीं कहीं उसकी झलक मिल रही है। और ये जिस तरह से अभी से जो ये शो कर रहे हैं कि सत्ता के भूखे लोग, सत्ता के बेरोजगार लोग जिस प्रकार से यहाँ पे उपद्रव और तांडव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शासन प्रशासन उनको जवाब देने के लिए पर्याप्त है। और चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी इसको जिस संजीदगी और जिस संवेदनशीलता के साथ लोकतंत्र का और प्रजातंत्र का जो एक ये उत्सव है, जो ये पर्व है, उसकी जो एक पवित्रता जो है वो बनाए रखे, हम ये अपेक्षा उससे रखते हैं। और अभी तक का जो रुझान है और जिस तरह का उत्साह है उससे जाहिर होता है कि जो है प्रचंड बहुमत से जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जिस प्रकार से लोगों में एक अभी से जिन फरमान दिया है, जिस तरह से अभी से एक जनादेश का जो सुगबुगाहट है, उससे तो अब कोई भी जो है सरकार वहां एनडीए की सरकार बनने से किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि सवाल यह है लगातार ये तस्वीरें हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ कई अहम मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम इस पर रिएक्शन लेंगे। निकुल पटेल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे मित्र अभी बता रहे थे कि हार के पहले की बौखलाहट है। मैं उनसे बताना चाहूँगा कि ये कोई पहला चुनाव नहीं है कि जो राहुल गांधी जी अपने नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उनका काम है देश के लिए, लोगों के लिए अपनी आवाज़ से लोगों की आवाज़ बनना, और वो बन रहे हैं। और किस तरह प्रशासन के सामने वो लड़ते लड़ते अभी पूरे देश के अंदर लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। यही लोग लोकसभा के चुनाव के पहले भी यही बोल रहे थे कि इनको विपक्ष का पद भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम आज देख पा रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस के विपक्ष और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के विपक्ष के जो नेता है वो राहुल गांधी है। ये उनको हजम नहीं हो रहा है। और आने वाले दिनों में देखना है कि राहुल गांधी जी जिस तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बिहार के अंदर उनका जो वेलकम हो रहा है, लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है, वो उनसे सहन नहीं हो पा रही है। और हम इतना ही कहेंगे कि आने वाले दिनों में देखना चाहिए, अभी से इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के लोगों ने पिछले 10 सालों में जो वायदे और जो जुमले हमने सुने हैं वो लोगों को पता चलने लगी है। जो गुजरात मॉडल के साथ पूरे देश के अंदर भाजपा ने अपना शासन प्रस्थापित किया है, वो गुजरात मॉडल का किस तरह पायमाल हो रहा है वो भी सब लोग गुजरात के अंदर भी देख रहे हैं और पूरे देश के अंदर देख रहे हैं। बिल्कुल निकुल पटेल जी, अभी जो परसेंटेज है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ मनीष कुमार जी मौजूद हैं, जेडीयू से हैं। मनीष कुमार जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अनियमितताओं की लगातार बात यहाँ पर की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जबकि हम देख रहे हैं कि तमाम तर दावे किए गए थे कि सब चीजें स्मूथली होंगी। देखिए, बिल्कुल स्मूथली चुनाव हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो तस्वीर आपने दिखाया बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, जी, देखिए राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र क्या है, जो बिहार के हर जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है जंगल राज, अराजकता उत्पन्न करना। अब बताइए, लोकतंत्र में हिंसा, गाली गलौज, पत्थर फेंकने का कहीं कोई स्थान है क्या? मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आयोग ऐसे लोगों को चिन्हित करके निश्चित ही कार्रवाई करेगा। भाई, आप अपनी बोली से आप बात को रखिए, आप लोकतंत्र में मतदान का माध्यम से मतदान करिए और विपक्ष की भूमिका नजर में आइए। लेकिन ये पत्थर फेंकना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये कहाँ का लोकतंत्र में, ये कहाँ स्थान है? तो राष्ट्रीय जनता दल के हों या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि राहुल गांधी जी का बिहार में बहुत जनाधार है। मैं बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लोकसभा के चुनाव में भी आए थे बिहार। वो केवल बिहार में चुनाव के समय ही आते, ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो। कांग्रेस 3 सीट पर सिमट गई।
जी। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, वो पॉलिटिकल रूप से अपाहिज है। राष्ट्रीय जनता दल के सहारे अपना राजनीतिक वजूद राहुल गांधी जी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लंबे यानी समय आपको तक लगता है कि महागठबंधन की जो तमाम तर कवायद यहाँ पर दिख रही थी उसके कोई मायने नहीं निकाले जाएं? कोई मायने नहीं है। महागठबंधन कोई लड़ाई में है ही नहीं। मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है कि जो भाई तेजस्वी जी राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्वयं राघोपुर से हार जाएंगे। जो स्थिति उत्पन्न हुई है, चलिए ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उस वक्त भी हम और आप ऐसे ही बैठेंगे और तमाम चीजों का एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस सीनियर सियासी तज्जिया निगार मोहम्मद निजामुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। निजामुद्दीन साहब, इतने सारे इलेक्शन कवर किए हैं हमने और आपने, इस बार के बिहार चुनाव किस तरह से आपको अलग लगता है? मुद्दे कमोबेश वही हैं, लेकिन इस बार जो पलायन का मुद्दा हमने देखा वो शायद इससे पहले कभी इतना उजागर नहीं किया गया था। क्या आपको वाकई में लगता है कि लोग अब अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं? क्योंकि बिहार की स्थिति को देखते हुए ये बेहद अहम है। वहां की राजनीति बिल्कुल अलग है पूरे मुल्क से। देखिए हिना, बड़ी अच्छा सवाल आपने किया। इसमें देखिए सबसे अहम चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि जो 5 सालों में सोशल मीडिया का जो रोल रहा है वो इस चुनाव में आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया ने 5 साल में जो बुनियादी मुद्दे थे या जो समस्याएं थी, क्षेत्रीय समस्याएं थी या स्टेट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स थी, उसको कहीं ना कहीं हर घर तक पहुंचाया है और हर उस शख्स को सोचने पे मजबूर कर दिया है, हर उस मतदाता को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि वाकई में हमारा जो अधिकार है, जो लोकतंत्र के माध्यम से सरकार हमें देती है, उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं जब दूसरी सरकार हमें बहुत सारे मुद्दों से जोड़ने की कोशिश करती है तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, सत्ता में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक शायद हमें वो अधिकार न मिल पाए। दूसरी एक चीज और आपको मैं बताऊं कि इसमें यूथ का बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल। और आप ये देखिएगा कि जो रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं पलायन का मुद्दा तो है ही। नो डाउट कि 5 साल पहले जो माइग्रेशन, मैंने पहले भी कहा था, बिहार से अलग अलग राज्यों में हुआ है, इन 5 सालों में कहीं ज्यादा हुआ है। तो अगर रोजगार मुहैया कराए मौजूदा सरकार करा रही होती तो ये पलायन ना होता। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं जो नौजवान हैं जिन्होंने पिछले 5 साल से पहले जो शिक्षा का हमारा जो स्तर था बिहार का, उससे कहीं ना कहीं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो वो जो बढ़ोतरी है कहीं ना कहीं वो रोजगार के तरफ जो है टकटकी लगाए देखती है कि सरकार हमें रोजगार दे। उस रोजगार के मुद्दे पे भी जो है वो नौजवान जो है मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट कर रहा है। और एक चीज अभी मेरे ख्याल से अपोजिशन की बात हो रही थी कि अपोजिशन हार रहा है, तो मैं समझता हूं कि हारता वो है जो सत्ता में होता है। जाहिर सी बात है, वो हारता वो है जो सत्ता में होता है। तो मैं समझता हूं कि जो मौजूदा सरकार में बैठे जो हमारे प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उनको कि वो हार रहे हैं या अपोजिशन जीत रहा है। बिल्कुल। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहली चीज ये है कि अभी आपने लखीसराय की घटना का जिक्र किया। वो घटना कोई ऐसी घटना नहीं है। आपने देखा कि जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने किस तरह से एग्रेसिव होके ये कहा कि बुलडोजर चला देंगे। ये अभी डिप्टी सीएम नहीं है। बिहार का एक एक मतदाता जो पोलिंग बूथ पे जा रहा है वो सिर्फ मतदाता है, कोई डिप्टी सीएम नहीं है, कोई सीएम नहीं है। तो ऐसी हालत में अगर वो ये कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम हूं तो मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग है उसकी सराहना जरूर करनी पड़ेगी कि 1 बजे तक आपने किसी भी घटना का जिक्र जो है नहीं किया कि कहीं पे कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई। ये छोटी मोटी घटनाएं तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है तो इसमें कहीं ना कहीं होती रहेगी। बिल्कुल निजामुद्दीन साहब, आपने यहाँ सही कहा, क्योंकि इससे पहले के जो भी बिहार के चुनाव हमने देखे हैं उसमें क्या माहौल रहता था वो हम सभी बखूबी जानते हैं। और जिस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहता था, बल्कि एक रात पहले से जो घटनाएं घटती थी वो हम सब भूले भी नहीं है। महेश वर्मा जी, आपका हम रुख करना चाहेंगे, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि इस बार बिहार चुनाव में खास तौर पर महिलाओं को जरूर कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आधी आबादी को लेकर हमने यहाँ पर देखा कई तरह की स्कीमों का ऐलान किया गया, कई तरह के वादे किए गए। इन तमाम चीजों को लेकर सुबह से जो हम लाइनें देख रहे हैं महिलाओं की,
कहीं ना कहीं ये एक बेहतर हिंदुस्तान की तस्वीर भी है, खास तौर पर बिहार जैसे इलाके से आना? मैम, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया और बिहार का बहुत प्रासंगिक मुद्दा है कि जो महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है, जो वहां पे नौजवानों के लिए जो है सरकार ने एक रोजगार का जो एक अवसर पैदा किया, या बिहार में लगातार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम जो हुआ। लेकिन इन सबसे बड़ी बात क्या होगी, बिहार का चुनाव इस पर थोड़ा विशेष है जी। और विशेष इस दृष्टि से है कि वहां एसआईआर का विरोध किया गया। एसआईआर के विरोध और जिस प्रकार से एक तरह से चुनाव आयोग के साख पे बट्टा लगाने की कोशिश की गई, जिस तरह से लोकतंत्र के साख पे बट्टा लगाने की कोशिश की गई, ये कहीं उसके ऊपर भी जनता मोहर लगाएगी जी। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो देश में लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं, जो विदेशी ताकतों के इशारे पे यहाँ पे डांस कर रहे हैं, जो यहाँ पर लगातार जो है देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ भी लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो चीजें चलती रहती है। क्या बोले, हम आपको तमाम तर लाइव अपडेट्स भी दे रहे हैं, किसने क्या कहा, किसका क्या रिएक्शन है, वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार मौजूद हैं। महेश वर्मा जी से अभी हम इन तमाम हालात पर बात कर रहे थे। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं मनीष कुमार जी। मनीष कुमार साहब, आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बार हमने देखा कि वादों की, दावों की गोया झड़ी सी लग गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार का जो नौजवान है, फर्स्ट टाइम वोटर की यहां पर मैं बात करना चाहूंगी, फर्स्ट टाइम जो वोटर है उनको लेकर क्या कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर को देखना है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के छात्र हो, युवा के लिए वो काम कर रहे हैं। दो तरीके का मॉडल है यहाँ। एक मॉडल है आदरणीय लालू प्रसाद जी का, जो 2005 का मॉडल, 5 के पहले का मॉडल, और एक मॉडल है 2005 के बाद का। और जहां तक सवाल युवा और छात्र का है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा युवाओं के लिए अगर कोई नेता चिंतित है तो वो नेता है आदरणीय नीतीश कुमार। मैं ऐसा इसलिए आपको कह रहा हूं कि पहले आर्थिक अभाव में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, नीतीश कुमार जी ने स्कूल जाने के लिए भोजन का प्रबंध किया, कपड़ा का प्रबंध किया, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल का प्रबंध किया, हर पंचायत में +2 स्कूल खोला, 10th पास करने पर स्कॉलरशिप राशि मुहैया कराई, 12th पास करने पे 25,000 दिया कि आगे की पढ़ाई जारी रखे, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 दिया। उसके बाद कोई लोग, जो लोग देश के किसी कोने में जाकर अपने विभिन्न डिग्रियां हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो पैसे के अभाव में वो नहीं पढ़ पाते थे, अपने हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते थे, अपने सपनों को कुचल देते थे। नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया कि आप 4 लाख रुपए तक ले जाकर देश के किसी कोने में जाकर आप पढ़िए। हालांकि इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे 10 लाख कर दिया है। तो नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा युवाओं के लिए चिंतित रहते हैं, छात्र के लिए चिंतित रहते हैं। और उन्होंने 20 के चुनाव में कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी उन्होंने दिया और रोजगार लगभग 40 लाख तक दिया उन्होंने। तो नीतीश कुमार जी तो काम करते हैं, और इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। लेकिन बिल्कुल, चलिए आपकी इसी बात को हम डॉक्टर निकुल पटेल जी से समझने की कोशिश करेंगे। निकुल जी, यहाँ कहा जा रहा है कि रोजगार दिया गया है, बहुत सारे वादे जो किए गए थे उनको निभाया गया है। जमीनी सतह पर क्या आपको ये बात ठीक लगती है? तो डॉक्टर निकुल पटेल साहब से हम इसका जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ बहरहाल इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं, उन्हीं से हम यहाँ अपना डिस्कशन जो है वो पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं महेश वर्मा जी, आपका हम रुख करना चाहेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस बार के चुनाव को किस तरह से आप अलग देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार में बहार है, ये जुमला हम सब ने सुना। क्या आपको वाकई में नजर आता है? देखिए, मैं पहले आपसे कह रहा था उसको डिसकंटिन्यू मैं कर दिया था। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि एसआईआर के जो एक मसला था, या एसआईआर को लेकर जो एक मुद्दा था बिहार में, जिसका पुरजोर विरोध हुआ, और उस पुरजोर विरोध किस बात के लिए हो रहा था? जो हमारे घुसपैठिए थे उनके नाम ना कटे, वो वोट ना कटे, इसी प्रकार से जो
दो दो तीन तीन चार चार लोगों का नाम जो है हर जगह कहीं एक ही आदमी के नाम से दो दो चार चार पांच पांच दस दस वोट बनाए गए थे, जिसमें एक तेजस्वी यादव भी थे। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की जितनी भी विसंगति थी, उन विसंगति को कहीं हटाकर जो एक चुनाव लड़ा गया, और एक जो चुनाव जो है इस पर जो है जिस प्रकार का चुनाव का परिदृश्य है, उससे साफ जाहिर है कि चुनाव जो है उसका रिजल्ट जो है वो उसी अनुकूल होगा जो बिहार को सूट करता है, जो बिहार को डिलीवर करने में सक्षम रहे हैं। जो कहीं एक प्रमाणिक रूप से आप देखिए, बिहार पहला ऐसा देश, दुनिया में पहला ऐसा राज्य है जहां प्रमाणिक रूप से एक भ्रष्टाचारी, वहां के एक पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी। एक आदमी भ्रष्टाचार का आरोपी है जो नौकरी के बदले में जमीन लेता है, उस आदमी को इन्होंने मुख्यमंत्री का जो है उम्मीदवार बनाया हुआ है। दुनिया आज के डेट में ये लोग सोच रहे हैं कि हम किसी प्रकार से लोगों के आंख में धूल झोंक के फिर से सत्ता हथिया लें। तो सत्ता की बेरोजगारी ऐसे दूर नहीं हो सकती है। सत्ता इस प्रकार से दूर नहीं, सत्ता को हासिल करने का ये जो तौर तरीका इन लोगों ने अख्तियार किया है, ये निहायत ही मैं समझता हूं कि इससे शर्मनाक स्थिति भारतीय राजनीति में कभी ना रही, न कभी होगी। क्योंकि देखिए, आज भ्रष्टाचार जो है इस देश को निगलता जा रहा है, और ऐसे निगलने वाले ये दानव फिर से प्रकट हो रहे हैं। और इनको जो है सिर्फ एक क्या है, अभी शशि थरूर का लेख देखिए, उस लेख में क्या था, यही तो था कि ऐसा नेतृत्व और ऐसा व्यक्तित्व अगर किसी भी परिवार के वजह से या किसी वंश की वजह से ऐसे लोगों को हम खड़ा कर देते हैं। महेश वर्मा जी, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पीयूष पंत साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पीयूष सर, आपका बहुत हम यहाँ पर वेलकम करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे। और बिहार का जो अभी तक जो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज आया है 42% से ज्यादा दिखा रहा है, 1 बजे तक का ये आंकड़ा है। इसी को लेकर सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे सर। इससे लग रहा है कि जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पिछली बार जहां ये करीब लगभग 57.5% था जी, इस बार अभी से 42% हो चुका है जी। और जिस तरह से हम देखते हैं कि बाद के 2-3 घंटे में काफी बम्पर वोटिंग होती है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 65-70 के करीब जो है पहुंचने की संभावना है जी। और जनरली ये होता है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो कहा जाता है कि परिवर्तन के लिए की गई है, परिवर्तन की संभावना है। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है। अब जो सत्ता में है वो भी जो अपना मैनेज कर लेते हैं, और उनके पक्ष में अगर ज्यादा वोटिंग पड़ जाती है बिल्कुल, हरियाणा की मिसाल सामने है। जी हाँ, जी हाँ। हालांकि हरियाणा का तो बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है मामला, और इसलिए कि अब हर राज्यों का बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। तो वो चीजें हैं, लेकिन जनरली ये माना जाता रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है, कि क्या परिवर्तन की ये हम कह सकते हैं कि दिशा तय करेगा, या फिर जो है बिल्कुल। पीयूष पंत जी, आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे चुनाव को हमने और आपने देखा है, इस बार के चुनाव बिहार के खास तौर पर, क्या हमें जाति और जिस तरह से हम रिलीजन में बटा हुआ देखते थे उससे क्या ऊपर इस बार नजर आ रहा है? क्योंकि बिहार का नाम आते ही सबसे पहले यही चीज हम सबके दिमाग में आती थी, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से रैलियों में भी बात की गई, जो दावे किए गए, वो कहीं ना कहीं अब पलायन को लेकर है, रोजगार को लेकर है, सड़कों को लेकर है। यानी जो बाकी स्टेट्स में बात होती थी वो इस बार बिहार में भी दिखाई दे रही है। बदलाव की बयार बहती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए बिहार में कभी भी जो इस तरह की धार्मिक और उस तरह की भावनाएं नहीं चली हैं और सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं चला है। बिहार की खासियत है क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण ज्यादा डिसाइडिंग होते हैं, और जातियां ही तय करती। लोग जातियों के आधार पे, आज भी लोग जाति के आधार पे ही वोट डालते हैं। तो बिहार में कभी भी धार्मिक, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे वहां सत्ता पे नहीं आ पाई। तमाम ध्रुवीकरण करने की कोशिश उन्होंने करी है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। इस बार भी वो घुसपैठिए की बात जो और किया भी उन्होंने, अमित शाह जी ने जो है और लोगों ने, लेकिन घुसपैठिए की तो जो पूरा का पूरा खेल था वो तो चुनाव आयोग ने SIR ने ही उसको एक्सपोज कर दिया
कि चुनाव आयोग ने भी नहीं बता पाया कि वाकई कितने घुसपैठिए वो रजिस्टर हुए हैं और वोट डालते हैं। मुश्किल से जो है कि जिसका वो दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसके नाम पे एसआईआर की पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो एकदम से उसकी हवा निकल गई है। तो बिहार में कभी भी नहीं रहता है, आप ध्रुवीकरण कर ही नहीं पाते, इसीलिए वहां पे जो है कि लगातार गठबंधन की सरकारें बनती हैं और जो सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं वही उन्हीं को रिप्रेजेंट करती हुई सरकारें बनती है वहां पे। वो चाहे जो है कि आरजेडी की हो, चाहे जेडीयू मतलब एनडीए की हो, उसमें जेडीयू ही जो है ड्राइवर की सीट में रही है हमेशा। तो और नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार भले ही वो गठबंधन में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस गद्दी पे बैठने न दे। हमने 2020 में भी देखा भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें थी, फिर भी उन्हें जो है कि नीतीश बाबू को बैठाना पड़ा चीफ मिनिस्टर के रूप में, क्योंकि नीतीश बाबू का वहां पे लोकप्रियता है। उन्होंने जो काम किए वहां पे विकास के, जो महिलाओं को जो है कि उन्होंने एम्पावर करने के लिए जो काम किए, उसका उनको फायदा मिल रहा है और एनडीए को फायदा मिल रहा है। ये बिल्कुल हमने ये भी देखा कि जीविका दीदियों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है और इसको लेकर पूरा जो पार्टियां थी उन्होंने भी यहाँ पर काफी ध्यान दिया है। यही तमाम तर चीजें क्या वोट में तब्दील हो पाएंगी, ये भी देखना काफी अहम रहेगा। हमारे साथ एक और सीनियर सियासी तज्जिया निगार निजामुद्दीन साहब मौजूद है। निजामुद्दीन साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, इस बार बिहार में हमने देखा, हर पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें कि बड़े बड़े नामों को एंड टाइम पे पार्टी में शामिल करने की बात की गई है। वो ऐसे नाम भी रहे जो कि शायद बिहार कभी आए नहीं होंगे, सिर्फ मशरूम क्रॉप जिसको हम कह सकते हैं, वो इस बार बिहार में काफी दिखाई दी। जबकि बिहार की हमेशा से सियासत ये रही है कि जमीन से जुड़ा नेता ही यहाँ के अवाम को लुभा पाता है। इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखेंगे सर? देखिए हिना, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिहार आए भी नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस चुनाव में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता कि कोई बिहार आया। अगर बिहार से उसका ताल्लुक है और पार्टियों ने उनको टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं जो एक अभी जातिगत उसकी बात हो रही थी कि जातीय आधार पे यहाँ पे जो चुनाव होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कहाँ से आया है, वो किस जाति का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि जातिगत जो आधार है उस पे वो कैंडिडेट चाहे बाहर से आया हो, चाहे ज़मीन का कैंडिडेट हो, कहीं ना कहीं उसको एक मजबूती मिलती है, चाहे वो अपोजिशन का हो या सत्ता पक्ष का। हाँ, एक बात जरूर है कि जो लोकल लीडर्स होते हैं किसी जाति विशेष के, उनके समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ रहता है। लेकिन जब कोई बाहर से उसी समुदाय का व्यक्ति आता है चुनाव लड़ने के लिए, तो ये ज़रूर है कि कुछ परसेंट वोट जो है इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बाहर से आया है तो जो वोटर्स है, खासकर जो आपने देखा कि जो अभी डिवीज़न है वो सिर्फ सीधा सा जो है वो आपके एनडीए और आपके महागठबंधन के तरफ है। अब इसके बीच में से जो जनसुराज और एआईएम है वो कहीं ना कहीं उसी जातिगत आधार पे जो कैंडिडेट मजबूत नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो वोटर्स है उसके तरफ जा रहा है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊं कि मैं कई जिलों में गया तो वहां एक चीज बड़ी मैंने खास देखी कि बहुत सारे मुस्लिम मतदाता वो चुनाव के वक्त उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एंड टाइम पे जो कैंडिडेट मजबूत होगा, चाहे वो जनसुराज का हो और चाहे आपके महागठबंधन का हो, वो उस तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट आने में इस बात का जो जातिगत समीकरण है वो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई देगा। और एक बात जरूर है कि नीतीश जी की अभी बात हो रही थी, निश्चित रूप से महिलाओं में उनका जो सम्मान है वो आज भी बरकरार है। जो उनकी योजनाएं महिलाओं के लिए है उसका कहीं ना कहीं असर इस चुनाव में जरूर मिलेगा और इस योजनाओं का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपने बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है और इसको लेकर हम जरूर जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन तमाम तर चीजें पिक्चर साफ होगी, उस दिन हम इस पॉइंट को लेकर जरूर डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में इसका असर दिखाई दिया है। डॉक्टर निकुल पटेल जी, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को लेकर चलने की बात जो है तकरीबन हर रैली में हमने देखी है, महागठबंधन की हर रैली में ये की गई है। क्या आपको वाकई में लगता है कि ये जो महिलाओं की लाइन सुबह से हमें नजर आ रही है, क्या ये लाइन जो है ये वोट में तब्दील कर पाएगा महागठबंधन?
निकुल पटेल जी, तो हम बात करने की कोशिश कर, जी सर। तो डॉक्टर निकुल पटेल साहब से हम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी हम बात अपनी जो है यहाँ पर रखेंगे। मनीष कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? बिल्कुल, जिस प्रकार से देखिए बिहार की महिला 2005 के पहले जो असुरक्षित महसूस करती थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनके पैरों में जो बेड़ियां लगी उसे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खोल दी। सरकार में आते ही महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया। अब जो महिला घर से नहीं निकल पा रही थी वो मुखिया बन रही है, जिला परिषद बन रही है, प्रमुख बन रही है, वो पंचायत का नेतृत्व कर रही है। उसके बाद सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया। स्कूल जाने के लिए मैंने आपको बताया लड़कियों को साइकिल दिया, स्कॉलरशिप दिया। और जीविका का जब गठन किया नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार में जो ग्रामीण महिला थी लगभग 1,40,00,000 महिला स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़कर और अपना सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर रही है। तो निश्चित नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की महिला सुरक्षित है, विकास कर रही है, अपना सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर रही है। और अभी जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अभी फिलहाल 10-10 हजार रुपया डायरेक्ट उनके खाता में जो दिया है रोजगार करने के लिए, खुद का रोजगार करने के लिए, निश्चित ही बिहार की तमाम महिला आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ। बिल्कुल। डॉक्टर निकुल पटेल जी से फिर हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। निकुल पटेल जी, इसी को लेकर हम आपसे भी जानना चाहते थे, क्या कुछ कहेंगे आप? महिलाओं को साधने की कोशिश हर पार्टी ने की है। तो डॉक्टर निकुल पटेल जी से अभी हमारा कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। बाकी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पीयूष पंत जी, आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर यहाँ जीविका दीदियों का तस्करा ज़रूर हम करना चाहेंगे, क्योंकि उनको लेकर हर पार्टी ने उनको साधने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं अगर आप गाँव के इलाकों में जाएंगे, दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, इसका असर नज़र भी आया। उनको अपने रोजगार से जोड़ने की जो एक कोशिश थी वो कहीं ना कहीं नजर भी आई। जी हाँ, ये कोशिश तो की गई है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि ये कोशिश चुनाव के पहले क्यों की जाती है? जी। ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हमने दिल्ली में भी देखा, हम बिहार में भी देख रहे हैं। वही 10,000 जो जीविका दीदी को आप दे रहे थे, उनको ये पहले क्यों नहीं दिया गया? जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात आप कर रहे हैं, उद्यम स्टार्ट करने की, पहले क्यों नहीं दिया? इतने साल से तो 20 साल से नीतीश बाबू है वहां पे, और 11 साल से जो है कि डबल इंजन सरकार यानी कि मोदी जी है केंद्र पे। तो अचानक याद क्यों आती है? अचानक दिल्ली में भी याद आई थी, आपको याद होगा, अचानक महाराष्ट्र में भी आई थी। महाराष्ट्र में जिस तरह से तो तारीख भी जो है चुनाव की आगे बढ़ा दी थी कि जब तक जो है पैसा उनके अकाउंट में न चला जाए। अब ये निकल के आया कि उसमें बहुत से फर्जी नाम थे, बहुत से आदमियों को दे दिया गए थे वो जो पैसा था जो। तो ये तमाम चीज़ चुनाव में लुभाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है इसका फायदा हो रहा है। और चूंकि ये एक कल्टिवेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है नीतीश कुमार की, इन्होंने बहुत पहले से ही 2005 से ये महिलाओं को, सेगमेंट को अपने, क्योंकि देखिए उनकी हिस्सेदारी, उनकी जो जाति है उसकी हिस्सेदारी लगभग 2-2.5% ही है। इसके बावजूद वो लगातार मुख्यमंत्री बनते हैं, अच्छी खासी सीटें लेते हैं बिहार में। और उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने जाति समूह के अलावा जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और महिलाओं को, खासकर महिलाओं को एम्पावर करने के कदम उठाए।